नमस्ते साथियों, आदर आदाब। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मध्यकालीन इतिहास। और इतिहास से पहले हम कुछ बातें कर लें। जैसे बहुत सारी पार्टियां होती हैं या बहुत सारे लोग होते हैं जो आपसे वादे करते हैं, संकल्प लेते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मैं देता हूं गारंटी। मध्यकालीन इतिहास में जितने भी क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी या लगे हुए जितने भी एग्जाम है, चाहे वो एसएसबी का हो, आईटीबीपी का हो या अभी बंद दरोगा का हो, उन सब में एक भी क्वेश्चन यहाँ से बच के नहीं जाएगा। इसलिए गारंटी वाली क्लास में 100% गारंटी मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन यही आएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इतिहास के 3 हिस्से होते हैं। एक तो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन, जिसे हम एंशिएंट इंडिया कहते हैं। और जो मध्यकालीन के बाद में आता है उसे हम आधुनिक इतिहास कहते हैं या मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री। अब मैं एक बात और कहता हूँ, ये प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, ये तीनों पार्ट जो है कैसे भी ये पार्ट बनाए गए। तो प्राचीन का जो टाइम था वो उस टाइम पे ये ऐसा होता था कि ज्यादा सभ्यता डेवलप नहीं थी, साइंस टेक्नोलॉजी नहीं थी। लोग ज्यादातर धर्म का बोलबाला था, तो उन चीजों को हमने प्राचीन में ले लिया। और मध्यकाल में क्या था, जब कल्चर टकराए, संस्कृति टकराई, तो मध्यकाल में आया। आधुनिक में जब साइंस टेक्नोलॉजी की दुनिया आने लगी हल्के हल्के, तो आधुनिक में आ गया। इसके अलावा भारत में एक इतिहासकार आए थे, उनका नाम था जेम्स मिल। जेम्स मिल नाम था। ये 1817 में उन्होंने एक बुक 1870 में एक बुक लिखी, 1870 में। उसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो उन्होंने क्या किया, भारत का इतिहास जो था उसे 3 कालखंडों में बांटा। उस कालखंड के नाम थे हिंदू काल, जो एंशिएंट था उसको कह दिया हिंदू। जो मेडिवल था उसको कह दिया मुस्लिम। और जो आधुनिक था वो आधुनिक era। तो हिंदू, मुस्लिम, आधुनिक, ये जेम्स मिल ने कहा 1870 में, 1870 में, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किताब में। लेकिन भाई साहब, आप सबको जानना है कि ये किस आधार पे आप हिंदू या मुस्लिम या आधुनिक, सिर्फ राजाओं का इतिहास होता है क्या? राजाओं की आबादी कितनी थी? राजा होता है वो एक राजा एक टाइम पे है, दूसरा दूसरे टाइम पे है। तो हिंदू, ये वर्ड जो थे, हिंदू, मुस्लिम और ये वाले वर्ड जो थे, वो पूरे तरीके से क्या थे, बैरी नहीं कर रहे थे इतिहास के साथ। तो हिंदू मुस्लिम का जो बंटवारा था वो खत्म कर दिया गया, हिंदू मुस्लिम इतिहास का बंटवारा खत्म किया। इसलिए जो मॉडर्न तरीका है वो तरीका यही है कि प्राचीन और मेडिवल यानी कि मध्यकालीन, और तीसरा है आधुनिक। तो तीन इतिहास के बड़े बड़े हिस्से हैं, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास। इतिहास को हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, चाहे प्राचीन से शुरू करना हो प्राचीन से मैं पढ़ा देता हूं आपके लिए, आधुनिक से शुरू करना है तो आधुनिक से पढ़ा देता हूं। मोटा मोटी बता देता हूँ, प्राचीन में आपको वैदिक सभ्यता पढ़नी है, इसके अलावा सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता भी पढ़नी है। दूसरा इसके अलावा जो चीजें हैं, मौर्य काल है, महाजनपद काल है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, गुप्ता पीरियड है, इसके अलावा राजपूत काल है, हर्षवर्धन काल है, वो सब प्राचीन की बातें आती हैं। मध्यकाल में क्या है, अरबों का आक्रमण हुआ, इसके अलावा तुर्क आक्रमण हुआ, इसका दिल्ली सल्तनत है, और मुगल काल है, ये मध्यकाल में आ जाते हैं। आधुनिक में जब से अंग्रेज भारत में आए, यूरोपियों का आगमन हुआ भारत में, तो वहां से क्या है, मध्य का आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट हो जाता है। तो याद रखना, 3 क्या चीजें बताई मैंने बताया इतिहास के 3 बड़े बड़े हिस्से हैं। पहला काल जो है उसका नाम है प्राचीन इतिहास। दूसरा क्या है, जिसको हम मध्यकाल कहते हैं, मेडिवल हिस्ट्री कहते हैं। तीसरा क्या है, आधुनिक इतिहास। अब हम शुरू करते हैं क्लास मध्यकालीन इतिहास की, यहां से शुरू करते हैं। तो हमने क्या है, ये डेट पुर्तगाली सही नहीं होती, लेकिन हमने मोटा मोटी ये मान लिया है कि डेट 712 एडी या 712 एडी को हम हिंदी में ईस्वी कहते हैं। 712 से लेकर 1757 तक का जो कालखंड है उसे हम मध्यकालीन इतिहास में रखते हैं। 712 से मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से शुरू होकर प्लासी के युद्ध तक। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण यहाँ हुआ था और प्लासी का युद्ध जो था यहाँ हुआ। तो ये मध्यकाल इतिहास है। तो लेकिन हम क्या है, किताब में कुछ लिखा है, जैसे बहुत सारे लोग बोल देते हैं किताब में ये लिखा है वो लिखा है। तो किताबें भी कहीं ना कहीं से लिखी जाती हैं, या टीचर जो क्लास में पढ़ाने आ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं किताब से पढ़ा रहा हूँ। किताब में जो राइटर ने लिखा है, इतिहासकारों ने लिखा है, उन्होंने रिसर्च की है। तो किन चीजों से हमें क्या है, इतिहास की जानकारी मिलती है, तो हम इसके सबसे पहले सोर्स जानते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्लास है पूरी, देखने स्रोत कि मध्यकालीन इतिहास के स्रोत क्या है। बहुत क्वेश्चन आता है, बार बार क्वेश्चन आता है, स्रोत या हम बोलते हैं सोर्स। तो सोर्स हम बात करते हैं तो बहुत सारी 3 तरह के सोर्स में लिखता हूं यहाँ पे। नंबर 1 है साहित्यिक साक्ष्य, जैसे बहुत सारी किताबें यहाँ लिखी गई। जैसे किताबुल हिंद थी, अलबरूनी ने लिखी, राज तरंगड़ी है, कल्लड़ ने लिखी। तो वो हो गया साहित्यिक साक्ष्य, जितनी किताबें आती हैं, बहुत सारी किताबें बताऊंगा। दूसरा होता है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक को इंग्लिश में कहते हैं आर्कियोलॉजिकल।
पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं, जैसे कि इमारतें हैं, बिल्डिंगें हैं, वो सब पुरातात्विक, जैसे ताजमहल है, लाल महल है, पुराना किला है, ये सब पुरातात्विक साक्ष्य में आ जाएंगे, या कुतुब मीनार है पुरातात्विक साक्ष्य में। इसके अलावा एक साक्ष्य और यहाँ पर है, विदेशी यात्री। यात्री भारत में बहुत पहले से आते थे, जैसे अब भी यात्री आते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, ताजमहल देखने गए, लाल किला देखने गए, उत्तराखंड गए, उस टाइम भी विदेशी यात्री आते थे, जैसे कि इबन बतूता का नाम आपने सुना है, इबन बतूता पहन के जूता। हाँ, तो इबन बतूता क्या था, विदेशी यात्री था, उसने कुछ किताब लिखी। मार्को पोलो आपने सबने पढ़ा होगा 10th क्लास में, 9th क्लास इंग्लिश में था उसका, मार्को पोलो। तो मार्को पोलो आए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इन सबके बारे में जानने हैं। तो आपको याद रखना है कितने मध्यकालीन इतिहास के जो साक्ष्य हैं जिनके आधार पर इतिहास लिखा जाता है, वो कौन कौन से? साहित्यिक साक्ष्य जिसमें किताबें आती हैं, पुरातात्विक साक्ष्य जिसमें इमारतें आती हैं, और क्या है, विदेशी यात्रियों को वर्णन, ये मोटे मोटे साक्ष्य हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम ये आपको पहले मैं बता दूं कि जो मध्यकालीन इतिहास से हम पढ़ेंगे क्या, तो पढ़ेंगे ये भाई साहब, इसमें पढ़ेंगे कि इतिहास में जो पहला टॉपिक होगा मध्यकालीन इतिहास में, वो है सिंध पर अरब आक्रमण। सिंध एक प्रांत है, आजकल पाकिस्तान में है। सिंध पर अरबों का आक्रमण। ये अरब कौन, सारे अरबवासी नहीं आ गए थे, कुछ सेनापति आए थे, अरब के जो रहने वाले थे, अरबों का आक्रमण। तो सिंध पर, अरब, भारत पर नहीं हुआ था। ये बहुत सारे लोग समझते हैं कि पूरे भारत पे ही आक्रमण हुआ था, भारत पे नहीं, एक सिंध एक हिस्सा था उस टाइम के भारत का, छोटा सा हिस्सा, सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ था। इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर दूसरा क्या है, इसके आक्रमण क्या 200 ये 712 में हुआ था, ये आक्रमण, सफल आक्रमण पहला, पढ़ाऊंगा डिटेल से अभी। इसके 200 साल तक भारत शांत रहा, छोटे छोटे राजा रहे, जैसे कि अरबों से लड़ने के लिए ये 3 राजा आए थे भारत में। पहले थे गुर्जर प्रतिहार, आपने नाम सुना होगा, गुर्जर प्रतिहार। दूसरे थे चालुक्य, चालुक्य ने सोलंकी भी कहते हैं, चालुक्य थे। और तीसरे थे राष्ट्रकूट। इन तीनों राजाओं का, जो तीनों राजवंशों का जो उदय हुआ था, वो अरबों से लड़ने के लिए ही हुआ था। गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य और राष्ट्रकूट, तो ये थे। अरबों का मुकाबला किया, अरब 200 साल तक भारत में क्या है, पर भी नहीं मार सके, हार के लौट गए वापस। अब क्या है, अब जब अरबों के बाद में 200 साल बाद जब ये शक्तियां भी खत्म हो गई, तो उसके बाद हुआ तुर्कों का आक्रमण, भारत पर तुर्क आक्रमण। भारत पर तुर्क आक्रमण। तुर्क में जैसे आपने नाम सुना होगा, महमूद गजनवी, या गजनी भी कहते हैं, या गजनी का महमूद भी कहते हैं, तो वो तुर्क था। तुर्क एक जनजाति होती है जो चीन के उत्तर पश्चिम एरिया में रहती थी, और बाद में इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया इन्हें। तो तुर्क आक्रमण हुए, महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी या सुबुक्तगीन। इस तुर्क आक्रमण के बाद का जो काल है, उसे, उसके बाद मुस्लिम भारत में स्थायी हो गए और मुस्लिमों की सत्ता भारत में आ गई। उसका नाम था दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत को दिल्ली सल्तनत इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टाइम जितने लोग हुए वो क्या, सुल्तान थे। जैसे कि आपने 5 वंशों के बारे में पढ़ोगे, गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक है, और इसके अलावा सैयद है और लोधी है। ये 5 वंश, गुलाम, दूसरा है खिलजी, तीसरा है तुगलक, चौथा है सैयद, और 5वां है लोधी। तो ये दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जब भी खत्म हुई, तो उसके बाद एक लास्ट काल आया जो इसमें पढ़ोगे आप, वो था मुगल काल। मुगल काल, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। मुगल काल, जैसे आप सब जानते हैं कि बाबर आया था, बाबर के बाद क्या, हुमायूं आए, अकबर आए, जहांगीर आए, शाहजहां आए, औरंगजेब आए। तो उन सब क्या, तो ये 4 हैं मध्यकालीन इतिहास में बड़े बड़े टॉपिक जो हमें पढ़ने हैं। पहला है सिंध पर अरबों का आक्रमण, जो अरब थे उन्होंने आक्रमण किया। दूसरा है भारत पर तुर्क आक्रमण, तुर्कों ने जो आक्रमण किया। और तीसरा है दिल्ली सल्तनत, जो सुल्तानों का काल है, वो पढ़ना है। और चौथा है मुगल काल, ये मुगल काल के बारे में पढ़ना है। तो अब हम इसे क्या है, रेज करते हैं और हम पढ़ते हैं इन सब के बारे में, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो हम, पहला पॉइंट है मध्यकालीन इतिहास के स्रोत। यहाँ पे हम स्रोत स्पेशली बात करेंगे अरब आक्रमण, तुर्क आक्रमण और सल्तनत काल के। मध्यकालीन इतिहास के स्रोत इंपॉर्टेंट है ये भैया, नोट करते चलना आप, चाहे स्क्रीनशॉट लेते चलना, इसके बिना काम चल नहीं पाएगा। और गारंटी वाली क्लास है, जुमले वाली नहीं है, देख लेना आप। मध्यकालीन इतिहास के स्रोत, तो पहला हम यहाँ बनाते हैं साहित्यिक स्रोत। कम पढ़ो, सॉलिड पढ़ो। पढ़ने को बहुत कुछ है इतिहास में, लेकिन हमें अपने एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है कि उस एग्जाम में आ जाए, ये चीजें हमें देखती चलनी है। और दूसरा हम बनाते हैं पुरातात्विक स्रोत।
पुरातात्विक, अगर समझ में ना आए तो बता देना मुझे कहीं पे, अगर कुछ समझ में ना आता हो राइटिंग वगैरह तो समझ लेना। साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, तो साहित्यिक स्रोत में क्या है, सबसे पहले हम किताबों के नाम देते हैं। तो पहली किताब है, एक आदमी था जो महमूद गजनवी के साथ में आया था, गजनी, उसका नाम था अल बरूनी। उसने एक किताब लिखी, किताब उल हिंद। क्या कौन सी किताब थी भैया? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद को हम तहकीक हिंद भी कहते हैं, किताब उल हिंद क्या कहते हैं? तहकीक हिंद भी कहते हैं। और इसके जो लेखक थे उसका नाम था अल बरूनी, या अल बरनी भी कहते हैं। और ये साथ में आया था महमूद गजनी के, मैं बताऊंगा आपको बाद में। अल बरूनी ने लिखी। इस किताब में भारत के रीति रिवाज, कल्चर, भाषाओं के बारे में लिखा उसने, तो उससे हमें इस इतिहास की थोड़ी जानकारी मिलती है। ये एक महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, इसने ही लिखा था, आप जानते होंगे, पान। जब ये भारत आया अल बरूनी, तो उसे पान को देख के बड़ा अचंभा हुआ। उसने कहा यार ये क्या चीज है, हरे रंग का मुंह में डालो और लाल रंग हो जाता है। तो इसने पान के पत्ते के बारे में बहुत कुछ लिखा। बोला एक पत्ता भारत में एक ऐसा है जो जिसे खाते हैं मुंह लाल हो जाता है, फ्रेशनेस हो जाती है। इसने दूसरा और भी लिखा, आपने जानते होंगे, नींबू का शरबत गाँव में बनता है गर्मियों में। तो उसने लिखा कि भारत में नींबू के शरबत से ज्यादा ताजगी भरी कोई दूसरी चीज नहीं है, ऐसी चीजों के बारे में लिखा है। इसके अलावा नारियल इसके यहाँ नहीं होता था, तो नारियल के बारे में लिखा, एक ऐसा फल भारत में होता है कि उसका जो आकार होता है मानव के सिर की तरह होता है। आपने देखा होगा हरा वाला नारियल मानव के सिर की तरह होता है और बहुत मजबूत होता है। उसकी जो जटाएं होती हैं उनसे क्या है, बुना जाता है। तो ये सारी बातें इसने लिखी हैं, और भी बहुत सारी बातें। किताब उल हिंद। अब बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। दूसरी किताब थी, मैं बताता हूँ यहाँ, किताब चचनामा। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है चचनामा। चचनामा, और चचनामा जो किताब है वो लिखी गई थी अरबी में। यह किताब सिंध पर अरबों की विजय का वर्णन देती है। अरबों अरबों की विजय का वर्णन, कि 712 में जो आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम का, उसके बारे में ये किताब बताती है। और अरबी भाषा में ही लिखी गई ये किताब, याद रखना है भैया, अरबी में, अरबी भाषा में ये किताब लिखी गई। बाद में इसका क्या हुआ, फारसी में अनुवाद कर दिया। और फारसी में अनुवाद किया मोहम्मद अली कूफी ने। इनका बड़ा लंबा नाम मोहम्मद अली अबू बकर कूफी, तो पूरा नाम मैंने यहाँ तो आधा नाम लेते हैं, फारसी में लिखी मोहम्मद अली कूफी ने। तो ये चशनामा किताब अरबों की सिंध पर विजय का वर्णन देती है। तीसरी किताब बताता हूँ, और मैं किताब बताता हूँ यहाँ पर, और किताब है यहाँ पे, फुतूहात, तारीख फिरोज शाही। यहाँ लिखता हूँ, तारीख फिरोज शाही। तारीख, आपने नाम सुना होगा राजा का, फिरोज शाह तुगलक, उसके बारे में लिखी गई तारीख कहते हैं। तारीख उर्दू में इतिहास को कहते हैं तारीख। तो तारीख फिरोज शाही का लेखक जो था वो था जियाउद्दीन बरनी। जियाउद्दीन बरनी ने लिखी। एक और किताब है जो खुद ये पहला ऐसा राजा होगा मुगल मध्यकाल का, सॉरी, मध्यकाल का ऐसा पहला राजा हुआ जिसने आत्मकथा लिखी है, ऑटोबायोग्राफी लिखी, उसका नाम है फुतुहात फिरोज शाही। बहुत बार क्वेश्चन आता है, एकदम स्क्रीनशॉट लेते चलना है, फुतुहात फिरोज शाही। फुतुहात फिरोज शाही का जो लेखक था उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। की सुल्तान हुआ उसके बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा, लेकिन आपको भी किताब का नाम याद रखना है, फिरोज शाह तुगलक ने ये लिखी, खुद की आत्मकथा है ये। इसके अलावा हम दूसरी किताब की बात करते हैं, तबकात नासरी, ये किताब है। और इस किताब को लिखा था एक लेखक थे, ये लेखक और इतिहासकार दोनों ही थे, मिनहाज उल सिराज। मिनहाज उल सिराज इन्होंने लिखा था। ये मिनहाज उल सिराज रजिया सुल्तान जो थी उसके कट्टर आलोचक थे। रजिया की उन्होंने बहुत बुराइयां की हैं। उन्होंने कहा रजिया सिर्फ इस वजह से फेल थी कि वो औरत थी, और ये नहीं चाहते थे कि रजिया क्या है एक शासका बने। उस टाइम मुस्लिमों का, मुस्लिम या कोई सी भी जाति धर्म हुआ, हिंदू, उन्हें भी क्या था कि रूलर बनना, उनका राजा बनना बड़ा कठिन था महिलाओं का। तो और मुस्लिम ही शासका थी पहली। तो ये रजिया के बहुत से लोग अपोजिट में हो गए। रजिया शायद इसी वजह से फेल भी हुई कि बहुत सारे लोग अपोजिट में हुए, क्योंकि महिला होने की वजह से कोई नहीं चाहता था। तो रजिया के अपोजिट में थे। उन्होंने कहा कि रजिया का फेलियर सिर्फ इसीलिए है क्योंकि रजिया क्या है, महिला है। तो मिनहाज सिराज ने कहा। इसके अलावा कुछ और किताबों के नाम यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपको।
कुछ और किताबों के नाम, तो यहाँ पे दूसरी किताब है, यहाँ पे चचनामा लिख दिया है, सॉरी चचनामा लिख दिया है। अब मैं आता हूँ यहाँ राज तरंगड़ी, एक राज तरंगड़ी किताब जो है वो हिंदू लेखक थे इसके। और राज तरंगड़ी इतिहास का क्रमबद्ध अध्ययन, इतिहास की बहुत ही अच्छी किताब मानी जाती है राज तरंगड़ी से। कल्हड़ ने लिखा था, इसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है। कल्हड़ ने, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कल्हड़ ने लिखा था। इसके अलावा इसी टाइम पे क्या था, पृथ्वीराज रासो, ये एक पृथ्वीराज रासो जो थी वो लिखी गई। पृथ्वीराज रासो जो लिखी थी वो लिखी थी चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई जो थे पृथ्वीराज चौहान के राज कवि थे, उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी। इसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं जो कुछ यात्री आए विदेशी, उन्होंने भी लिखा। लेकिन हम पुरातात्विक साक्ष्य पे आते हैं, विदेशी यात्री पहले। तो ये थे आपके साहित्यिक साक्ष्य, जिसे मैंने बात की एक करके कि अलबरूनी ने जो किताब लिखी उसका नाम था किताब उल हिंद। इसके अलावा चचनामा दूसरी किताब थी। क्वेश्चन आता है कैसे करके आते हैं, किताब उल हिंद के लेखक कौन थे, तो कौन थे भैया, मैंने बताया भाई अलबरूनी। किताब उल हिंद के लेखक कौन थे, अलबरूनी। या पुनः किताब उल हिंद को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो तहकीक हिंद नाम से। आप पूछेंगे अलबरूनी किसके साथ भारत आया, तो महमूद गजनी के साथ या गजनबी के साथ भारत आया था। दूसरा पूछेंगे कि क्वेश्चन पूछा गया है ये बहुत बार कि अरबों की सिंध पर विजय, अरबों की सिंध पर विजय का वर्णन जो है वो कौन सी किताब देती है, तो कौन सी किताब देती है, चचनामा। याद रखें कौन सी किताब, चचनामा देती है अरबों की सिंध पर विजय का वर्णन। आप पूछ सकते हैं कि चचनामा किस भाषा में लिखी गई, तो अरबी में लिखी गई थी मूल रूप से। पूछेंगे अरबी से फारसी में अनुवाद किसने किया चचनामा का, तो किसने किया, मोहम्मद अली कूफी ने चचनामा का अनुवाद किया। पूछेंगे और किताब में लिखा है जैसे फुतुहात फिरोज शाही, किस लेखक की किताब है, तो आप एकदम से बोलना, क्लिक कर जाए आपके माइंड में ऑप्शन आए तो। फुतुहात फिरोज शाही जो किताब है वो है फिरोज शाह तुगलक की। ये एकमात्र ऐसे राजा हुए हैं, सुल्तान हुए हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है उस टाइम पे सबसे पहले। तो फिरोज शाह तुगलक ने फुतुहात फिरोज शाही लिखी। आप पूछेंगे तारीख फिरोज शाही किसने लिखी, तो तारीख फिरोज शाही लिखी थी जियाउद्दीन बर्नी ने। किसने लिखी भैया, तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी। नेक्स्ट पूछे तबकात नासरी जो किताब थी उस पुस्तक के लेखक कौन थे, तबकात नासरी के, तो मिनहाजुल सिराज थे। रजिया सुल्तान के ने बताया अभी, रजिया सुल्तान के आलोचक कौन थे, तो वो थे मिनहाजुल सिराज, रजिया सुल्तान के आलोचक थे। अब हम बढ़ते हैं पुरातात्विक स्रोतों पे। तो आपने सबसे पहले एक राजा था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इतिहासकारों को जानकारी इसकी बनाई इमारतों से मिली, इसने कुतुब मीनार बनाया। कुतुब मीनार बनाया नहीं था, सॉरी, इसने कुतुब मीनार की नींव डाली थी, कुतुब मीनार। इसके अलावा अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में है भैया, याद रखना है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, बहुत बार पूछते हैं अढ़ाई दिन का झोपड़ा। इसके अलावा दिल्ली में एक और मस्जिद इसने बनाई थी अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अजमेर में है, कुब्बत उल इस्लाम, उसका नाम है कुब्बत उल इस्लाम। तो ये तीन इमारतें जो थी इसने बनवाई, बार बार क्वेश्चन आता है, याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इससे इतिहासकार को जानकारी मिलती है कि भैया ये कुतुबुद्दीन ऐबक के वहां कुछ लिखा है, कुतुबुद्दीन ऐबक का पता लगता है उससे। तो कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली, ये कुतुबुद्दीन के इतिहास की जानकारी देती है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा इसने अजमेर में बनाया, अजमेर में, याद रखना है आपको अजमेर। और क्या है, ये भी क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक के इतिहास की जानकारी देता है। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद भारत की पहली मस्जिद थी जो इसने दिल्ली बनवाई, ये भी क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक के इतिहास की जानकारी देता है, याद रखना है। इन तीनों का मैं एक बात और बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सारी की तीनों इमारतें हिंदू मंदिर, हिंदू और जैन मंदिर जो थे उनको तोड़ के बनाई गई। हिंदू और जैन मंदिर को तोड़ के ये तीनों इमारतें बनाई गई थी, इसलिए इन्हें इंडो इस्लामिक शैली का भी कहा जाता है। आज भी इनकी दीवारों पे हिंदू और जैन मंदिरों के सबूत अंकित हैं। जैसे आपने एक मुद्दा सुना होगा, अभी ज्ञान वापी का मुद्दा चल रहा था, तो जो वहां क्या है, जो मंदिरों के जो मटेरियल तोड़े गए थे, जब वो विदेशी आक्रांता लोग आए थे, उन्हें जो मटेरियल तोड़ा उससे क्या है अपनी मस्जिदें बनवाई, तो इसलिए उनकी दीवारों पे आज तक वो सबूत मिलते हैं, बोलते हैं कि यहाँ स्वास्थ्य का चिन्ह है ये वो, तो आप सब जानते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आते हैं अलाउद्दीन खिलजी पे। अलाउद्दीन के हजार खंबा महल बनवाया उसने।
हजार खंबा महल बनवाया। इसके अलावा इसने एक दरवाजा ही बनाया था जो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के बाहर था। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद में इंटर करने का दरवाजा था, वो दरवाजा ही बनवाया था। उसका नाम एग्जिट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तुरंत लिखवा दूंगा जैसे याद आएगा। इसके अलावा हम तुगलक काल पे आए। सॉरी, बलबन तो रह ही गया, ये बलबन तो रह ही जा रहे हैं, बलबन इंपॉर्टेंट आदमी है और बलबन रह जा रहे हैं, तो बलबन को हम पहले ले लें। तो बलबन ने जो बनवाया था, बलबन ने लाल महल, लाल महल बनवाया। तो लाल महल, बलबन की जानकारी देते हैं, पूछ सकते हैं लाल महल किसने बनवाया, बलबन ने, या बलबन के काल की जानकारी में से कौन सी इमारत देती है, तो लाल महल देते हैं। अब हम आते हैं तुगलक काल पे। तो तुगलक काल में बहुत सारी इमारतें बनी। तुगलक काल में बनी जो इमारतें थी उनमें जैसे तुगलकाबाद का किला, तुगलकाबाद का किला है। इसके अलावा हम बात करते हैं फिरोज शाह कोटला है। कोटला, जौनपुर है। लोधी काल में आ जाए तो लोधी काल में लोधी काल में जो बनी इमारतें हैं, सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी का मकबरा, मोट की मस्जिद, बहुत इंपॉर्टेंट है मोट की मस्जिद। भाई साहब, मोट की मस्जिद से क्वेश्चन पूछते हैं भाइयों, तो ये पूछ सकते हैं कि सल्तनत काल के या जो उसके पुरातात्विक स्रोत क्या क्या हैं। तो बाकी सारी इमारतें पढ़ाऊंगा मैं जब हम इन राजाओं की बात करेंगे स्पेशली। तो याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक की जानकारी कौन कौन सी इमारतें देती हैं भैया, तो कुतुब मीनार, अढ़ाई दिन का झोपड़ा और कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। इनमें से कौन सी इमारतें इंडो इस्लामिक शैली की हैं, या हिंदू मंदिरों या जैन मंदिरों के जो पुरावशेष थे उनसे बनी है, तो वो कौन कौन सी हैं भैया, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, इसके अलावा अढ़ाई दिन का झोपड़ा। हजार खंबा महल किसने बनवाया भैया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किस काल की जानकारी देते तो अलाउद्दीन खिलजी। किसके अलावा सीरी फोर्ट भी बनवाया था इसने, सीरी फोर्ट, सीरी फोर्ट और अलाई दरवाजा, इसकी मैं अभी बात कर रहा था कि वहां जो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद है उसमें एंट्री करने का जो दरवाजा है उसका नाम है अलाई दरवाजा, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई हजार खंबा महल किसने बनवाया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा किसने बनवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने। सीरी फोर्ट किसने बनवाया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और किसके काल की जानकारी देते हैं, किसकी इमारतें हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी के। लाल महल की निर्माण किसने करवाया, तो बलबन ने। या बलबन ने किस महल का निर्माण कराया, तो लाल महल का। तुगलक काल की इमारतें जो है, तुगलकाबाद का किला है, फिरोज शाह कोटला है, जौनपुर है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह है। सिकंदर लोधी का मकबरा, लोधी काल की जानकारी देता है। मोट की मस्जिद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लोधी काल की जानकारी देती है। तो ये थे साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। अब हम बढ़ते हैं इनसे आगे। कहाँ बढ़ते हैं भाई साहब, आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। हाँ, तो अब आगे का क्या है। हम्म, अब हम आए विदेशी यात्री। कुछ विदेशी यात्री भी क्या था इस टाइम पे आए थे, उनके नाम हम बताते हैं क्या क्या नाम थे। विदेशी यात्री, तो हम बात करते हैं इब्न बतूता। ये गाना भी है, इब्न बतूता पहन के जूता चल दिए जापान को। इब्न बतूता, तो इब्न बतूता ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था रेहला। क्या नाम था, रेला नहीं, रेहेला। रेहला उन किताब का नाम था। और ये इब्न बतूता जो थे, एक राज सुल्तान हुआ, बहुत पढ़ा लिखा सुल्तान था, लेकिन उसकी नीतियां बहुत फेल थी। उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। उसके यहाँ आया था, तो इब्न बतूता ने ये रेहला किताब लिखी। उसके बाद वो चला गया चाइना होते हुए अपने यहाँ। दूसरा यात्री था मार्को पोलो। मार्को पोलो जब यहाँ आया, वेनिस का यात्री था ये, वेनिस से आया था। तो मार्को पोलो ने भी अपने क्या था यात्रा वृतांत लिखे, वो भी हमें जानकारी देते हैं। ये सब मध्यकाल में आए हैं। और सल्तनत, निकोलो कोंटी था, निकोलो कोंटी इटली से आया था ये। इटली सोनिया गांधी वाले, सोनिया गांधी के साथ मत समझ लेना, अलग में आया था ये पहले ही उनसे। निकोलो कोंटी आया था। इसके अलावा हम बात करते हैं अब्दुल रज्जाक।
अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक ये फारस या समरकंद, इसका पूरा नाम ही अब्दुल रज्जाक समरकंदी है, तो ये भी फारस से है। तो इनने भी क्या था, अपने अपने यात्रा वृत्तांत लिखे और यात्रा वृत्तांत की जानकारियां देते हैं इन मध्यकाल का जो इतिहास है उसके बारे में। अब हम आते हैं सिंध पर अरबों का आक्रमण, टॉपिक हम पढ़ेंगे यहाँ पे, सिंध पर अरबों का आक्रमण भैया। अब सिंध पर अरबों का आक्रमण, उससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अपने। अरबों का पर अरबों का आक्रमण, उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए तो भाई साहब काम बन नहीं पाएगा, उसके बिना काम नहीं चल पाएगा। अब देखो मेरी एक बात यहाँ सुन लें ध्यान से, मैंने कुछ चीजें बताई आपको। मैंने यहाँ पे कहा कि इतिहास के क्या है, तीन बड़े बड़े हिस्से हैं। प्राचीन इतिहास है नंबर 1, नंबर 2 जो है मध्यकाल है, और नंबर 3 क्या है, आधुनिक है। मैंने इतिहास जो शुरू किया आपको पढ़ाना, वो मध्यकाल से पढ़ाना शुरू किया। मैंने कहा कहीं से भी हम शुरू कर सकते हैं, प्राचीन चाहो तो प्राचीन से और आधुनिक चाहो तो आधुनिक से, लेकिन मध्यकाल से स्टार्ट किया। और उसमें कुछ डेट बताई, 712 से लेकर 1757 ईस्वी तक की हमने डेट बताई थी। फिर हमने कहा कि मध्यकाल इतिहास में हम 3-4 टॉपिक हैं जो बड़े बड़े, जो हम पढ़ेंगे 3-4 टॉपिक। उनमें पहला टॉपिक जो था वो मैंने कहा सिंध पर अरबों का आक्रमण। दूसरे टॉपिक की जब मैंने बात की, दूसरे टॉपिक बताया कि तुर्क आक्रमणकारी, भारत पर तुर्कों का आक्रमण। जो तुर्क थे, तुर्क मैंने एक जनजाति बताई थी जो उत्तर पश्चिम चीन की रहने वाली थी, जिसने बाद में इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। उसके बाद जो था मैंने पढ़ाया कि अब मुस्लिम क्या था, अरब और तुर्क के आने के बाद, खासकर तुर्क के आने के बाद मुस्लिम स्थायी रूप से जम गए थे भारत में, स्थायी रूप से जम गए। तो उसके बाद आया दिल्ली सल्तनत काल, वही सुल्तान बनने लगे, तो दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। फिर तीसरा जो था सबसे लास्ट में बताया, वो था मुगल काल या मुगल पीरियड। तो वो 4 थे। फिर मैंने उसके बाद बात की कि हम खासतौर से कुछ साहित्यिक स्रोत हैं जिनसे इतिहास बनता है, इतिहास के जो टीचर होते हैं या इतिहासकार होते हैं, जिनसे जानकारियां लेते हैं, रिसर्च करते हैं, तो वो कहाँ से करते हैं। तो ये कुछ किताबें हैं उस टाइम की जो लिखी गई थी। मैंने कहा साहित्यिक स्रोत होते हैं, और दूसरा क्या था, पुरातात्विक स्रोत होते हैं, कुछ विदेशी यात्रियों के वृत्तांत भी होते हैं। तो साहित्य मैंने कुछ किताबों के नाम बताए। पहली किताब बताई किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, उसके लेखक कौन थे भैया, अलबरूनी। अलबरूनी किसके साथ आया था, महमूद गजनी के। और उसने किसके बारे में लिखा, पान की खेती के बारे में भी लिखा था, नारियल के बारे में भी लिखा था, मैंने बताया आपको। फिर दूसरी किताब थी चचनामा। चचनामा जानकारी क्या देती है, सिंध पर जो अरबों की विजय हुई थी, सिंध जो प्रांत है हमारा, उस पर अरब कैसे जीते थे, किस किस में युद्ध हुआ था, कौन वहां का राजा था, ये सब जानकारियां क्या चचनामा किताब से मिलती हैं। और चचनामा जो थी अरबी में लिखी गई, बाद में उसका फारसी में ट्रांसलेशन हो गया, और फारसी में ट्रांसलेशन किया मोहम्मद अली कूफी ने, फारसी में ट्रांसलेशन किया। अब उसके बाद एक किताब का और हम नाम लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो तारीख फिरोजशाही एक किताब थी। तारीख फिरोजशाही जो किताब थी, उस किताब को लिखा था जियाउद्दीन बरनी ने। वो फिरोजशाह तुगलक के आसपास के टाइम की जानकारी देती है। फिर तो है फुतुआत फिरोजशाही का, कि फिरोजशाह तुगलक ऐसा राजा हुआ है जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है, तो फिरोजशाह तुगलक ने लिखी। फिर मैंने कहा एक ऐसा इतिहासकार भी हुआ जो कट्टर इस्लाम को मानता था, और वो चाहता नहीं था कि कोई महिला क्या है शासक बने, तो रजिया सुल्तान की उसने बहुत बुराई की। और उसका नाम था, क्या नाम था, मिनहाजुल सिराज नाम था। और उसने एक किताब लिखी, उसका नाम था तबकाते नासरी। उस टाइम पे कुछ और लेखक भी हुए, जैसे आपको पता है, हाँ ये बता दो जरा, किसी ने ऐसे तो नहीं है मूवी देखी हो पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान मूवी में इतना, और अगर उसे देख के गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा भैया, 1 नंबर कट जाएगा एसएससी में, और ये आपके पास गोल्डन चांस है। और उसने क्या लिखा कि पृथ्वीराज, उस मूवी में दिखाया गया है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी, या मर्डर कर दिया, या मार दिया। ऐसा नहीं है, ये गलत है। पृथ्वीराज चौहान जो थे, उनके पृथ्वीराज चौहान के जो लेखक थे वो थे चंद्रबरदाई थे। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में लिखा है। और इसके अलावा दूसरे हम जैसे राजतरंगिणी की बात करते हैं, राजतरंगी क्या है, कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है, मध्यकाल की बुक है। तो ये किताबें थी। पुरातात्विक स्रोत पे आए तो हमने किसकी बात की, हमने कहा सबसे पहले तो भैया कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसने क्या था, कुतुब मीनार बनाई, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनाई, 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। हाँ, फिर हम आए, हमने कहा बलबन ने, खासतौर से बलबन ने लाल महल बनवाया। फिर आए अलाउद्दीन खिलजी पे, अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 खंबा महल बनवाया, सीरी फोर्ट बनवाया। इसके अलावा अलाई दरवाजा बनवाया। तो ये तीनों इमारतें थी, जानकारी देती हैं। इसके अलावा हम दूसरी और बात करें, क्या नाम है, तुगलक काल में तुगलकाबाद का किला बना। इसके अलावा जहांपना नगर बना,
और इसके अलावा और चीज़ें जो थी, जैसे मैं बात करता, जौनपुर की स्थापना की गई, जौनपुर की स्थापना है, फिरोजशाह कोटला है वो बने। फिर लास्ट में आ गया मैं लोधी पे। लोधी ने क्या क्या किया, लोधी ने वो सब बनाए। सिकंदर लोधी का मकबरा जो था वो बना उस काल में, मोट की मस्जिद थी वो बनी। अब ये आ गई, अब हम इनके बाद अब शुरू होते हैं मेन टॉपिक पे कि सिंध पर अरबों का आक्रमण। तो देखो भैया, थोड़ा सा हम जान लें, यहाँ क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन थोड़ा जानना जरूरी है। आपने इस्लाम धर्म का नाम सुना है? इस्लाम, इस्लाम धर्म के संस्थापक को भी आप जानते हैं, मोहम्मद साहब थे, प्रोफेट मोहम्मद थे। और मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में क्या हुआ कि इस्लाम में 4 खलीफा हुए, खलीफा। और खलीफा के नाम क्या थे? अबू बकर था, अबू बकर थे, सॉरी वरना वीडियो वायरल हो जाएगी ये। अबू बकर थे, उमर थे, उस्मान थे, अली थे। ये 4 खलीफा हुए। इन चारों को मोहम्मद साहब के बाद में ये जिम्मेदारी दी गई कि आप इस्लाम का प्रचार करोगे, आप ही इस्लाम के कहे मेन वो हो गए पदाधिकारी, आप ही प्रचार। तो अबू बकर ने, उमर ने, उस्मान ने कई बार कोशिश की, 636 में कोशिश की कि भारत को जीता जाए, 644 में भी कोशिश की, 654 में भी अल हरीस नाम का था उसे भेजा। तो ये कोशिशें की, लेकिन कोशिशें सारी की सारी बेकार हुई, ये लोग हार गए यहाँ पर। कि भारत में क्या है, कुछ ताकतवर लोग थे, उस टाइम सत्ता थी, उस सत्ता से ये हार गए। अब क्या था, जो सीरियसली जो आक्रमण हुए वो क्या हुआ 711 में, प्रथम अरब आक्रमण। याद रखना है, प्रथम अरब आक्रमण। प्रथम अरब आक्रमण किया भैया उबैदुल्ला ने, उबैदुल्ला ने किया। और 711 में किया, 711 एडी में किया, 711 ईस्वी में। इसकी उबैदुल्ला की क्या हुआ, हत्या कर दी गई, भारत में आके से हरा दिया, हत्या कर दी गई। ये आक्रमण विफल हो गया। तो विफल आक्रमण था, प्रथम आक्रमण हुआ, प्रथम अरब आक्रमण विफल हुआ था। ये लिख दे रहा हूँ आगे, नहीं आप सफल समझ लो इसे, विफल है। फिर क्या था, उसी साल क्या था, बुदेल को भेजा। द्वितीय आक्रमण क्या हुआ, बुदेल ने किया। और बुदेल ने भी 711 में ही किया, और बुदेल भी क्या था, पराजित हुआ। अब जी ये दो सेनापति थे, अल हज्जाज था एक, अल हज्जाज के सेनापति थे ये, समरकंद का अल हज्जाज था। अल हज्जाज के सेनापति उबैदुल्ला ही पराजित हो गया, भारत में आके हत्या हो गई, और बुदेल भी पराजित हो गया। तो भैया अल हज्जाज का माथा ठनका, उन्होंने कहा कि यार ये क्या मामला है, हराए जा रहे हैं। तो उसने एक ताकतवर सेनापति भेजा, और ताकतवर जो सेनापति था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम का 700 प्रथम सफल आक्रमण हम मानते हैं, प्रथम जो सफल आक्रमण हुआ, जिसमें भारत के जो राजा थे, भारत के नहीं सॉरी सिंध के, सफल आक्रमण। यहीं से मुस्लिम आक्रमण होने लगे सफल तरीके से भारत में। इससे पहले कोई भी मुस्लिम आक्रमण सफल नहीं हुआ था भारत में, 712 ईस्वी में। और ये हुआ मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। याद रखना किसके द्वारा हुआ, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। क्वेश्चन आता है बार बार कि भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था, या पहला अरब सफल आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। कब किया था, 712 में किया था, डेट याद रखनी है। और इसने क्या किया था, मोहम्मद कासिम ने, एक राजा था, सिंध का राजा था, सिंध का, सिंध के राजा, ये ब्राह्मण था जाति से भैया, सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया। दाहिर जो था ब्राह्मण था, दाहिर को पराजित किया। दाहिर को पराजित किया, तो उस टाइम क्या था, राजा जब पराजित हो जाता है, दाहिर ने युद्ध किया था इससे और लड़ा भी था, लेकिन दाहिर के बाद में जो था अ, उसकी मृत्यु, इसकी रानी जो थी, उसकी जो पत्नी थी, उसका नाम था रानाबाई। रानाबाई वीरता पूर्वक लड़ी भैया, तलवारें ठान ली। आप जानते होंगे भारत में बहुत गौरवशाली इतिहास है लड़ाई के मामले में। तो तलवारें उठा ली, 1000 सैनिकों के साथ में युद्ध मोर्चे पे उतर गई। और बाद में क्या था, रानाबाई ने जौहर कर लिया। रानाबाई को जब उम्मीद नहीं लगी, हारने लगी वो, तो क्या किया, जौहर, जौहर कर लिया रानाबाई ने, जौहर। जौहर आप लोग शायद जानते हो, और कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे, जौहर कर लिया। आपने मूवी देखी होगी पद्मावती। अपने आप राजपूतों में क्या होता था कि चिता बना के, अपने आप लकड़ियों की चिता बना के, और जो राजकुल की, जो राजघराने की औरतें होती थी,
वो जौहर कर लेती थी, उस चिता में कूद जाती थी अपने आप स्वेच्छा से मरने के लिए कि हमारा कोई सतीत्व का अपहरण ना कर ले, हम पे किसी गंदी निगाह ना पड़ जाए। आजकल उसको क्या है, गैर कानूनी माना गया है। उस टाइम पे ये वीरता का प्रतीक रहा होगा, लेकिन आजकल गैर कानूनी और धूर्ततापूर्ण हरकत है, लेकिन उस टाइम वीरता का प्रतीक। तो रानाबाई ने जौहर कर लिया, ये हो गया। इसके बाद इनका बेटा था मोहम्मद कासिम दाहिर का, उसका नाम था जय सिंह। जय सिंह नाम था इसका बेटे का। ताहिर के बेटे का नाम था जय सिंह। जय सिंह ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो इसे छोड़ दिया गया, इसे नहीं मारा गया भैया। जय सिंह ने इस्लाम कबूल कर लिया, कबूल कर लिया। तो जय सिंह ने इस्लाम कबूल कर लिया, मतलब ये मुसलमान बन गया। फिर इसके अलावा कुछ दो बेटियां भी थी इसकी। उसका नाम था सूर्य देवी और परमाल देवी। सूर्य देवी और परमाल देवी। तो सूर्य देवी, उस टाइम युद्ध में क्या होता था, औरतें औरतें अभी तक, जब तक भारत में आजादी, बंटवारे तक, औरतों को हमेशा ऐसा लूट का माल समझा जाता था। आज भी पुरुष जो देखते हैं, पुरुष प्रधान जो मानसिकता है, बहुत ही गंदी मानसिकता है। तो औरतों को सामान की तरह देखती है, वस्तु की तरह देखती है। और उस टाइम तो बहुत ही अंधयुक्त लोग, पढ़े लिखे थे ही नहीं, सिर्फ ताकत के बल पर लड़ाइयां होती। तो पुरुष औरतों को, सैनिक जो होते थे, एकदम भेड़िए की नजर से देखते थे, भेड़िए की नजर से, और गंदे तरीके से देखते थे। तो औरत क्या सामान की तरह देखते। तो जो जब मोहन कासिम जीत गया और क्या था, रानाबाई ने जौहर कर लिया और भाई जयसिंह था, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। तो दो बेटियां थी, सूरी देवी, परमाल देवी, ऐसा कहा जाता है, बड़ा सुंदर थी कन्याएं। तो मोहन कासिम ने इन्हें खलीफा के लिए भेंट कर दिया। किसे कर दिया? खलीफा को। खलीफा को भेंट किया और गिफ्ट में दिया, ऐसे समझो गिफ्ट में दिया। तो फिर कहता है, ऐसा कहा था, सूर्य देवी ने क्या कहा, सूर्य देवी ने वहां एक ड्रामा रचा, ड्रामा बनाया। और उसने कहा, सूर्य देवी ने कहा खलीफा से, जब वहां वो पहुंची तो खलीफा से कहा, "अ, मुझे भेजा तो है मोहम्मद कासिम ने आपके पास में, लेकिन आपके पास भेजने से पहले उसने मेरे सतीत्व यानी वर्जिनिटी का क्या है, अपहरण किया है, मेरे ब्रह्मचर्य का अपहरण किया है। और आप चाहें तो आप जो भी सजा दे मुझे, लेकिन मैंने आपको सच से अवगत कराया है।" इतने में क्या था, ये चाल थी एक, ऐसा कुछ था नहीं। तो जो खलीफा था, खलीफा को गुस्सा आया और उसने ऑर्डर दिया मोहम्मद कासिम के, कासिम अपने सेनापति को, मोहम्मद कासिम को क्या है, बैल की खाल में सिल के, बैल की खाल की बोरी बनवाई, ये बोरी में सिल के घोड़े की पूंछ से बांध के इसे अरब तक ले जाया गया, और हड्डियां ही पहुंच पाई। तो मोहम्मद कासिम भी क्या था, 713 में इसकी मृत्यु हो गई। तो जो ये लोग जो थे, अरब जो थे, स्थायी यहाँ पे नहीं बस पाए, स्थायी रूप से नहीं हो पाए अरब। तो यहाँ क्योंकि मोहम्मद कासिम की जल्दी मृत्यु हो गई थी। अब क्या था, अरबों की कुछ देन थी। अरबों की देन क्या है यहाँ पे, या अरबों ने हमसे क्या लिया, अरबों की देन क्या है। तो पहली देन है उन्हें भारत में खजूर की खेती। खजूर की खेती नहीं होती थी भारत में, खजूर की खेती अफगानिस्तान का जो सिंध का एरिया है वहां होती है। खजूर की खेती शुरू कराई। और ऊंट पालन भारत में नहीं होता था, आजकल राजस्थान है, हर जगह देखते हो, और राजस्थान में और जो पाकिस्तान कच्छ वाला इलाका है वहां देखते हो, भारत में भी। तो खजूर की खेती शुरू कराई और ऊंट पालन शुरू कराया भारत में। भारत से भारत से क्या सीखे ये, भारत से अंक शास्त्र सीखे, अंक शास्त्र। मतलब इन्हें नंबर गिनती जो होती है ना, एक काई, दो काई, तीन काई तो अंक वही गिनतियां सीखे, ये भारत से अंक शास्त्र सीखे। और भारत से सीखने के बाद हमने अपने यहाँ भी इसे लागू किया। आज भी आप गूगल सर्च करना, गूगल पे इनके जो अंक होते हैं, अरबी अंक बिल्कुल हमारे जो हिंदी अंक होते हैं उनकी तरह ही होते हैं। तो चार बनता है ऐसे ना, तो ऐसे ही बनते हैं उनके अंक। उनके अंक भी ऐसे ही बनते हैं, हमसे ही सीखे थे ये। इसके अलावा जब कासिम यहाँ आ गया, तो कासिम ने भारत में पहली बार जजिया लगाया, जजिया। जजिया एक प्रकार का कर होता है जो गैर मुसलमान से लिया जाता है, जजिया कर लगाया, याद रखना है। जजिया एक प्रकार का कर है जो गैर मुसलमान से लिया जाता है, भारत में जजिया लगाया। तो जजिया जो कर था वो गैर ब्राह्मणों पर लगाया गया था, गैर ब्राह्मण। जो ब्राह्मण नहीं थे उन पर लगा था, ब्राह्मणों पर नहीं लगा था भैया। अब ब्राह्मणों पर क्यों नहीं लगा, ये रिसर्च की बात है, आप सोचना क्यों नहीं लगा ब्राह्मणों पर। तीसरी बात थी, इसने क्या है, दिरहम नामक सिक्के जारी किए। दिरहम नामक सिक्के जारी किए। दिरहम नाम
तो क्वेश्चन आ सकते हैं कि दिरहम नामक सिक्के भारत में किसने जारी किए? तो किसने जारी किए भैया? मोहम्मद बिन कासिम ने। भारत में पहली बार जजिया कर किसने लगाया? तो जजिया किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। और कहां लगाया हुआ, किस पे आक्रमण किया था? बताया, सिंध पे आक्रमण, सिंध पे लगाया। किन लोगों पे लगाया? गैर ब्राह्मणों पर, मतलब जो थे क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो थे उन पे ये जजिया कर लगा दिया गया था। और ब्राह्मण लोग थे, ब्राह्मण थे, स्त्रियां थी, बूढ़े बूढ़ी जो स्त्रियां थी, ब्राह्मण, बूढ़ी स्त्रियां, बच्चे, अपंग, इन लोगों को छोड़ दिया गया था। अब पता नहीं, समझ में मेरे भी नहीं आता, आपके शायद आता हो, कि ब्राह्मणों को क्यों छोड़ा गया? बूढ़े की बात तो हजम होती है, बूढ़ा आदमी काम नहीं करता, अपंग काम नहीं कर पाएगा, छोड़ दिया गया, कोई बात नहीं, बच्चा भी काम नहीं करता, छोड़ दिया गया, कोई बात नहीं। ब्राह्मणों को किस बात से छोड़ा गया, ये आपके रिसर्च का विषय है। तो ये क्वेश्चन याद रखना है कि खजूर की खेती किसने शुरू की? तो अरबों ने की। ऊंट का पालन भारत में किसने शुरू करवाया? तो किसने करवाया? अरबों ने करवाया। अंक शास्त्र कौन सीखे थे हमसे? अरब अंक शास्त्र सीखे। शून्य से उनका परिचय हुआ भारत में पहली बार आके, जीरो का खोज भारत में ही हुई थी, आपको पता है, और जीरो से परिचय भारत में ही आके उनका हुआ। तो भारत के अंक शास्त्र से वो परिचय हुआ उनका। पहली बार जजिया किसने लगाया था? मोहम्मद कासिम में, अरबों ने लगाया। किस एरिया में लगाया? तो सिंध के एरिया में लगाया था। दिरहम नामक सिक्के किसने जारी किए? तो अरबों ने जारी किए दिरहम नामक सिक्के। हाँ, मैंने पहले तो सिंध पर अरबों का, आप पूछते हैं कि सिंध पर अरबों का आक्रमण जो था, तो पूछेंगे कि प्रथम सफल आक्रमण कब हुआ? तो आप लगा सकते हो, प्रथम सफल आक्रमण 712 एडी में हुआ था, 712 में। और किस प्रथम सफल आक्रमणकारी कौन था भैया? तो मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम ने किस राजा को पराजित किया? तो किसे पराजित किया? दाहिर को पराजित किया, दाहिर। पूछेंगे दाहिर, दाहिर की जो पत्नी थी उसका क्या नाम था? तो रानाबाई था। पूछेंगे रानाबाई की मृत्यु कैसे? तो जौहर किया था उसने, जौहर प्रथा, मैंने बताया था आपको कि खुद चिता बना के खुद उसमें कूद जाना, उसे जौहर कहते हैं। पूछेंगे दाहिर का बेटा कौन था जिसने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम धर्म? तो जय सिंह था उसका, जिसने इस्लाम धर्म में पारंगत हो गया, कबूल कर लिया। ये दो बेटियां थी, सूर्य देवी, परमाल देवी, जिसने सूर्य देवी ने क्या किया, एक चाल खेली और खलीफा से कहा कि उसने मेरे सतीत्व या वर्जिनिटी का अपहरण किया है, मोहम्मद कासिम ने आपके पास भेजा है। तो खलीफा ने सजाए मौत दी मोहम्मद बिन कासिम को। तो ये थी सूर्य देवी, परमाल देवी। और 713 एडी में क्या था, इसकी मौत हो गई थी। इससे पहले भी मैंने कुछ बात बताई, मैंने कहा आक्रमण भारत पे इससे पहले भी होते थे। इससे पहले आक्रमण जो थे, मैंने बताया कि 711 में उबैदुल्ला ने आक्रमण किया था, प्रथम आक्रमण था, असफल हुआ और उसकी मृत्यु हो गई थी। और 711 में ही उसके बाद हुदैल ने भारत पर आक्रमण किया था, वो भी भारत में पराजित हो गया, अरब थे ये। उससे पहले भी जो इस्लाम के 4 खलीफा थे, मैंने नाम बताए थे, मोहम्मद साहब के बाद हुए अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। इन चारों के सैनिक कमांडर जो थे, चाहे वो अल हरीस हुआ, चाहे 636 या 644 या 654 659 में हुए आक्रमण हुए, वो लोग भी भारत आते रहे थे, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। इसीलिए सफल क्यों नहीं पाए? क्योंकि अरबों के खिलाफ भारत में क्या था, जो अरब आक्रमण हो रहे थे, शक्तियां थी नहीं भारत में मजबूत कोई, तो कुछ छोटी छोटी शक्तियां उभरी थी। उनमें से एक थे गुर्जर प्रतिहार, एक थे चालुक और एक थे राष्ट्रकूट। तो उनने मुकाबला किया था, इसलिए बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो क्लास था बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था, और इसलिए मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में, भैया जो क्लास होगा ना मेरा, मैंने कहा था आपसे, बहुत सारे, मैंने शुरू में कहा कि बहुत सारे दल, राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टियां हैं, बहुत सारे टीचर भी वादे करते हैं, दावे करते हैं, बड़े बड़े संकल्प लेते हैं, वचन देते हैं, लेकिन मैं आपको वो कुछ नहीं दे रहा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, इतना ही पढ़ना है हमें, बहुत नहीं पढ़ना। हमें आईएएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हमें एसएससी जीडी का वनडे एग्जाम निकालना है। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।